हेलो, हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्ते। तो बताइए क्या हाल चाल है और आप लोग क्या कर रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, थोड़ा ये भी बताया करिए। तैयारी आपकी कैसी चल रही है और आप लोग क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल तैयारी तो कर ही रहे होंगे, बट त्यौहार आने वाला है तो थोड़ा सा आप लोग बिज़ी होंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, बिज़ी भी रहिए और अपनी पढ़ाई भी साथ में करते रहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि अपनी तैयारी जो है उसको कंटिन्यू रखिएगा और साथ में जो भी है सफाई है, तैयारी है, शॉपिंग है, ये सब भी करिएगा, ठीक है। फिलहाल आते हैं अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मुद्दे की बात करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इसके पहले हम लोग जो है 18-19 तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को गुड बेटर से बेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। मतलब बेस्ट नहीं बना सकते, कह सकते हैं कि बेस्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कोशिश हमारे हाथ में होती है और वो हमें भरपूर करनी चाहिए। 100 क्या 200% हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आप जितनी चाहें उतनी तैयारी कर सकते हैं और उतनी कोशिश कर सकते हैं। तो एफर्ट हमें किसी चीज़ में भरपूर एफर्ट डालना चाहिए। फिलहाल तो वीडियो आपको पता ही है कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या होम साइंस का कोई भी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। और फिलहाल अब कल हम लोगों ने आते हैं बात पे कि कल हम लोगों ने किया था क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से दिक्कत हो गई थी। दिक्कत मतलब आंसर थोड़े इधर उधर हो गए थे, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर दे रही हूँ। और इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन बचेंगे, मतलब आज का जो क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो हम लोगों का थोड़ा सा गलत हो गया था उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। ओके, तो फिर चलते हैं, एक सेकेंड। तो फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले देख लेते हैं जो हमें करेक्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है आपका, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहला तो ये था आपका कि जो ये सिलुएट है, इसको सिलुएट बोलते हैं। सिलुएट पार्श्व रूपरेखा शब्द दर्शाता है। ग्रेन लाइन या किसी कपड़े का बाहरी आकार, कपड़े का अंदरूनी आकार या अतिरिक्त बड़ा। तो इसमें कल हम लोगों ने ऑप्शन टिक कर दिया था ए, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, इसमें आपका होगा बी आकार, ठीक है। मतलब कि किसी कपड़े का बाहरी आकार, यानी कि कोई भी अगर फैब्रिक का कपड़ा है तो उसको, उसकी जो आउटलाइन होगी उसको ये दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद गले से कॉलर को जोड़ने वाली लाइन है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें नेक लाइन ही होगा, बट अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे द्वारा बताया हुआ आंसर आप लोग अगर नहीं उसको कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन मार्क कर दिया है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको देख करके सही कर लीजिए और मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। ओके, फिर है हमारा नेक्स्ट कौन सा था, एक और था हमारा, देखते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन था हमारा कि दक्षिण में कन्नूर की खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो मैंने कल आपको बोला ही था कि इसमें मुझे एकदम क्लियर नहीं है, मेरे हिसाब से धान्य वाला होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक लोगों ने कमेंट किया था यूट्यूब पे कि इसमें जो है मैम सोयाबीन होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सोयाबीन मान लीजिए, मान क्या लीजिए, मतलब सोयाबीन ही होगा, तो सोयाबीन होगा आपका, ठीक है। फिर और भी कोई क्वेश्चन था क्या? आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं था। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। तो पार्ट 2 की तरफ हमारा ये पार्ट 2 स्टार्ट होता है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डैश, यह पकाने का पारिस्थितिक प्रेमी प्रकार है। कहने का मतलब जो है आपका इको फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण से थोड़ा मित्र टाइप का है, मतलब पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। तो कौन सा है? माइक्रोवेव में पकाना, तलना, सौर शक्ति से पकाना या प्रेशर में पकाना। सौर शक्ति होगा, सौर नहीं। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। सौर शक्ति मतलब है आपका सोलर कुकिंग की बात हो रही है। तो जो सोलर कुकिंग है वो आपकी काफ़ी इको फ्रेंडली होती है, इसमें जो है पॉल्यूशन वगैरह थोड़ा कम होता है, कम क्या बिल्कुल ही नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, ये पारिस्थितिक प्रेमी है, ठीक है। फिर है मानव जीवन के काल में आने वाली परिवर्तन और स्थिरता की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव विकास है। यह परिभाषा दी किन्होंने दी? निकेल डॉर्सी ने दी, लॉरा इबर्क ने दी या पॉपली एंड ओल्ड्स ने दी या फिर हरलॉक ने दी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लॉरा इबर्क, ठीक है। तो लॉरा इबर्क जो है उन्होंने ये डिफिनेशन दी। इस डिफिनेशन का कीवर्ड आप पकड़ सकते हैं कि जीवन काल में आने वाले परिवर्तन और स्थिरता की प्रक्रिया। अगर आपको ये कहीं पे लाइन मिल जाती तो आप तुरंत लॉरा इबर्क लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि जो व्यक्ति अपनी उपयोग की वस्तुएं और सेवाएं बाजार से खरीदता है, ये वाला क्वेश्चन होगा आपका, ये वाला, ठीक है। तो कौन खरीदता है, वो कौन है, जो खरीदता है वो कौन है? उत्पादक है या उपभोक्ता है, व्यापारी है, दुकानदार है। तो ये सब चीज़ें हम आप खरीदते हैं तो हम आप क्या हुए? उपभोक्ता हुए, यानी कि उपभोग कर रहे हैं हम चीज़ों का, इसका मतलब हम क्या है, उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर है, ठीक है।
फिर है हमारा कि घर और मकान में महत्वपूर्ण अंतर है, भौतिक, पर्यावरणीय, भावात्मक या परिभाषिक। तो जो घर, और आपने सुना ही होगा कि घर को यूजुअली बोलते हैं कि घर जो है जैसे मकान है तो मकान भाई ईंट और पत्थरों से बनता है, लेकिन जो घर होता है वो ईंट पत्थर के साथ साथ जो है बहुत मतलब लव एंड केयर या लव एंड वार्मथ और बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, बहुत रिश्तों से, भावनाओं से, सब चीज़ों से मिल करके घर बनाया जाता है। इस वजह से यहाँ जो महत्वपूर्ण अंतर है घर और मकान में वो है भावात्मक अंतर आपका, ठीक है। मतलब एक इमोशनल एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में यही अंतर है। बाकी हम उसी घर को मकान भी कहते हैं, उसी को हम घर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड कर रहा है। थोड़ा घर की बात आती है तो ऐसे इंसान खुश हो जाता है ना। अब कैसे जहाँ मम्मी पापा रहते हैं या हम बाहर से कहीं आ रहे होते हैं तो हमें लगता है वाह हम घर जा रहे हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि मकान जा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल, और जैसे कहीं इंसान अगर घर खरीदता है तो यूजुअली लोग बोलते हैं मकान ले लिया है वहाँ पे, फिर जब उसमें रहने लगते हैं तो फिर वो धीरे धीरे घर बोलने लग जाते हैं। फिलहाल ये तो एक अनुभव की बात है, कौन क्या बोलता है, लेकिन इसमें एक जो बेसिक अंतर है वो क्या है आपका, भावात्मक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है समय संचालन के उपकरण हैं, चरम सीमा भार या कार्यवक्र या आराम का समय या ऊपरी सभी। इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि कार्य वक्र, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे वर्क कर्व, ठीक है। फिर नेक्स्ट है समय और गति का अध्ययन इन्होंने किया, ग्रास एवं क्रैंडल ने, निकल और डॉर्सी ने, जीन पियाजे ने, इसके बाद एलिजाबेथ हार्लॉक ने। तो किसने किया गति और समय का अध्ययन, ठीक है। तो इन्होंने किसने किया, ग्रास एवं क्रैंडल ने, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है स्रोत की विशेषताओं में विषम को चुनिए। स्रोत मतलब यहाँ पर रिसोर्स की बात हो रही है, तो रिसोर्स इसमें से कौन से, नहीं, एक तरीके से ना नहीं की बात हो रही, नॉट की बात, ठीक है। तो इसमें कौन सी विशेषताएं विषम हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, विषम की बात हो रही है कि कौन सी विषम है। उपयोगी, तो बिल्कुल सही बात है, जो रिसोर्सेस होते हैं वो यूजफुल होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। और अभिगम्य होते हैं, तो अभिगम्य बिल्कुल हिंदी है, तो अभिगम्य होते हैं, ठीक है। विनिमय भी होते हैं, ठीक। इसके बाद आपका जो नहीं होते हैं तो इसमें असीमित की बात है। आप बताओ मुझे कि जो स्रोत होते हैं मतलब साधन, रिसोर्स जो होते हैं वो असीमित नहीं होते, सीमित साधन होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे, पर्यावरणीय ध्वनि है, भौतिक बाधा है, अर्थगत बाधा है, तकनीकी बाधा है या सामाजिक बाधा है। तो जो पर्यावरणीय ध्वनि है आपकी वो कौन सी बाधा है, भौतिक बाधा आपकी फिजिकल बैरियर के उसमें आएगा, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं हम कि डैश स्रोत कम वास्तविक होते हैं और आसानी से निर्धारित नहीं किए जा सकते। एक सेकंड, ये क्वेश्चन, ठीक है, कि कम वास्तविक होते हैं मतलब कि कम वास्तविक है और आसानी से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। तो कौन से स्रोत हैं, अमानवीय, मानवीय, समुदाय, ऊपरी सभी। तो जो मानवीय स्रोत होते हैं आपके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो कम वास्तविक होते हैं और आसानी से निर्धारित नहीं किए जा सकते। आप खुद ही सोच, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जैसे आपका नॉलेज है, इंटरेस्ट है, किसी की डिज़ायर है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इन चीज़ों को हम एग्जैक्टली निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्या पता इंसान को आज मान लो किसी को आज पिज़्ज़ा और बर्गर खाने में इंटरेस्ट है ना, हो सकता है 2 महीने बाद उसको कुछ और खाने में इंटरेस्ट आ गया हो, है ना, उसको हो सकता है नॉनवेज खाने में इंटरेस्ट आ गया हो। तो इसको हम आसानी से जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इस वजह से यहाँ पे मानवीय ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है हमारा इधर का क्वेश्चन कि डैश यह प्रक्रिया जहाँ अनेक पर्यायों में से एक क्रिया विधि का चयन होता है, तो कौन सी है, आयोजन करना, प्रतिनिधान, संचलन या फिर निर्णय लेना। तो ये एक प्रक्रिया है और अनेक पर्यायों मतलब कि कई सारे विकल्प होते हैं और उनमें से हमें एक चूज कर लेना होता है, ठीक है। तो ये किस में होता है यूजली, आपका जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं यानी कि निर्णय लेते हैं, तब हम इस तरीके से मतलब एक विधि को चुन लेते हैं। अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव हम उसमें से क्या करते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम निर्णय लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है घर संचालन है, डैश के पास जो है उसका उपयोग कर डैश को क्या चाहिए वह पाना। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर और करेक्ट करना चाहूँगी कि जब हम लोगों ने इंग्लिश वर्जन किया था तो वहाँ पर वी हम लोगों ने फिल कर दिया था, मतलब कि बी ऑप्शन फिल कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो होगा आपका सही आंसर, एक सेकेंड, तो वो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। अब आप खुद यहाँ से भरो, देखो घर संचालन है, आपके पास जो है उसका उपयोग कर आपको क्या चाहिए वह पाना, तो इस वजह से यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप वहाँ से देख के प्लीज़ करेक्ट कर लेना, और हम लोगों ने वहाँ पर वी फिल कर दिया था, इसके लिए वेरी सॉरी। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया ताकि आप भाई मिसगाइड ना हो। फिर नेक्स्ट है जिस कार्य में अपने पैरों का उपयोग होता है उसे प्रयास कहते हैं, दृष्टि, धड़, पदिक या हस्त, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैरों का जहाँ पर उपयोग हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पदिक, यानी कि पैडल एफर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 175 का आंसर आपका सी। फिर है संचालन प्रक्रिया का पहला कदम है, नियंत्रण है, आयोजन है, संगठन है,
संगठन है या फिर कार्यान्वयन है। तो संचालन प्रक्रिया का सबसे पहला कदम क्या होता है? प्लान करना, यानी कि आयोजन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भौतिक चीजें और सेवाओं से पाए गए संतोष को कहा जाता है डैश, मतलब क्या कहा जाता है? डैश आय, कौन सी आय? कि मतलब जितनी भी भौतिक चीजें और सेवाओं से जिनसे आपको संतोष मिल रहा है, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे? मानसिक आय, धन आय, या वास्तविक आय, या पारिवारिक आय? इसमें आप इसको क्या बोलेंगे? रियल इनकम बोलते हैं, यानी कि वास्तविक आय, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, संदेश के 3 घटक होते हैं, ज्ञान, विचार, अभिरुचि, कूट, अंश, विवेचन, या आरंभिक, व्युत्पन्न, या अंत्य, या फिर माध्यम, कूट, श्रवण। ये हिंदी में समझ लीजिए कि मैं क्या ही बोलूँ, फिलहाल हिंदी में अगर आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश वाला जो रहता है बड़ा क्रिस्टल क्लियर होता है, उसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। हिंदी में क्योंकि कई लैंग्वेज ये लोग बदल बदल के लिखते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग हिंदी वाला अगर देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हिंदी के साथ साथ आप लोग इंग्लिश वाला भी देखने की आदत डालिए, ठीक है। तो कोशिश तो करिए कि इंग्लिश वाला ही आप सॉल्व करें, लेकिन हिंदी का भी अगर कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए बस, ठीक है। फिलहाल तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर सही होगा आपका चैनल, कोड और ऑडियंस, ठीक है, यानी कि माध्यम, कूट और श्रवण। फिर हमारा लोकतांत्रिक नेता वही है जो सभी सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित करता है। तो क्या ये बात सही है, गलत है, अस्पष्ट है, या फिर असंगत है? तो आप खुद ही सोचो, जो लोकतांत्रिक मतलब कि जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है, वो सभी अपने मेंबर्स को डिसीजन लेने में इन्वॉल्व करता है। तो ये बात पूर्ण रूप से सही है, एकदम गलत नहीं है, ये बात 100% सही है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्वसनीयता हो सकती है, यानी कि क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्रेडिबिलिटी क्या होती है? आरंभिक हो सकती है, व्युत्पन्न हो सकती है, या अंत्य हो सकती है, या ऊपरी सभी हो सकती है। तो जो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, उसको हम क्या करते हैं? हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या मतलब, जब कोई चीज़ आप करेंगे तो किसी के लिए मतलब आपने किसी के लिए कुछ किया है ना, या आपने ऐसा कोई काम किया, तो ये क्या, जो विश्वसनीयता होगी, वो काम अगर अच्छा होगा, बिल्कुल रेलेवेंट होगा उस काम, तो जो सामने वाला है उससे क्या होगा, उस सामने वाले व्यक्ति को आपके ऊपर क्या होगा, विश्वसनीयता उत्पन्न होगी। इस वजह से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो विश्वसनीयता आपकी क्या होगी, वो व्युत्पन्न होगी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, समुदाय विकास के तरीके हैं, प्रसारण करना, या समुदाय संगठन करना, या कार्यक्रम करना, या ऊपरी सभी, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी, ठीक है। कि अगर आपको समुदाय विकास के लिए तरीके अपनाने हैं तो ये तीनों तरीके आपको अपनाने होंगे, जो कि बेस्ट होगा। फिर हमारा है कि डैश चार्ट वृत्त के आकार का होता है, उसका उपयोग यह दर्शाने में होता है कि विभिन्न भाग मिलकर एक पूरी इकाई होती है। ये इसकी बात हो रही, इस तरीके से जो चार्ट बनाया जाता है, ऐसे, फिर ऐसे करते हैं, फिर इधर भी कुछ दिखा देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से बन नहीं पाया है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। चलो तो फिर आते हैं, एक सेकंड, हाँ। तो ये कौन सा चार्ट है आपका? ट्री है, पाई चार्ट है, फ्लो चार्ट है, या पुल चार्ट है? तो ये आपका पाई चार्ट के थ्रू इस तरीके से किया जाता है। पाई चार्ट आपका ऐसे बनता है, जैसे मैंने अभी अपनी घटिया सी आर्ट से आपको दिखाया था, इस तरीके से, ठीक है। इसमें ऐसे दिखा देते हैं, इतना इधर, इतना % इधर, फिर इतना % इधर, इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही बेकार आर्ट बन रही है भाई, डायग्राम। फिर है हमारा कि सामुदायिक विकास सहायक की भूमिका है, क्या है? विद्यार्थी है, परिचारक है, मार्गदर्शक है, सफाई कर्मिक है। तो समुदाय विकास जो है, मतलब कि एक्सटेंशन प्रोग्राम करने वाला जो इंसान है, उसकी क्या भूमिका होती है? विद्यार्थी की भूमिका होती है, परिचारक की होती है, मार्गदर्शक की होती है। तो मार्गदर्शक की ही होती है, ठीक है। वो क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, एक तरीके से रास्ता दिखाता है कि आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करना है, ओके। फिर है डैश, डैश मतलब ये डैश, यह संचारण का शक्तिशाली माध्यम है, रेडियो, हैंडसेट, ट्रांजिस्टर, या टेलीविजन? बहुत आसान क्वेश्चन है, टेलीविजन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डैश, अध्ययन का लक्ष्य होता है इकाई का गहरा और विस्तृत अध्ययन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा केस स्टडी। केस स्टडी को हिंदी में जो भी बोलते हैं, शायद विषय बोलते हैं, विषय ही बोलते हैं, बट आप देख लेना क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। इसका आंसर लेकिन क्या होगा? केस स्टडी, इंग्लिश वाले में करा रखा है, ठीक है। तो बोलेंगे इसको केस, क्योंकि केस स्टडी में ही होता है, एक टॉपिक ले लिया जाता है और उसका उस पर जो है विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर है हमारा इधर वाला क्वेश्चन कि हस्त कौशल विकास आयुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साक्षात्कार तरीका व्यक्तिगत शोधकर्ता की डैश पर निर्भर होता है। तो जो साक्षात्कार का तरीका होता है वो किसकी
शोधकर्ता की किस पे निर्भर होता है, उसकी क्षमता पर या उसकी योग्यता पर या संवाद पर या परिस्थिति की अति संवेदनशीलता पर। तो ये जो निर्भर करता है साक्षात्कार वो करता है योग्यता पर। ठीक, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा मंत्रालय नवंबर डैश में बनाया गया, 1959, 1970, 1977 या 1989। ठीक है, तो ये जो बनाया गया था आपका वो 1989 में बनाया गया। ठीक, फिर नेक्स्ट है, निम्न में से क्या अति उचित है, यानी कि सबसे बेस्ट क्या है। शिक्षक पढ़ा सकते हैं, शिक्षक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, शिक्षक सहायता विद्यार्थी में पढ़ने की इच्छा जगाती है, मतलब शिक्षक की सहायता। डी है आपका, व्याख्यान पद्धति सोचने के विकास के लिए उपयोग की जा सकती है। तो सबसे अच्छा इसमें क्या है यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो आपका है वो सी है कि जो शिक्षक की सहायता होती है वो बच्चे में क्या करती है, पढ़ने की इच्छा जगाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे के जन्म के बाद पहले 2-3 दिनों में गाढ़ा पीला द्रव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको। ठीक, कोलेस्ट्रम अच्छे से पढ़ लेना, कोलेस्ट्रम ही लगाना ऑप्शन में, कोलेस्ट्रॉल मत लगा देना फिलहाल। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी मैं एक वो करूँगी, थोड़ा सा बताऊँगी, क्योंकि पहले हम लोगों ने दूसरा ऑप्शन लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डैश, यह बच्चे के द्रव आहार को अर्ध ठोस और ठोस आहार में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। परिवर्तनशील है, भरड़ है, गाल्पिंग है या दूध छुड़ाई है, यानी कि वीनिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें इंग्लिश वाले में हम लोगों ने गाल्पिंग ऑप्शन कर लिया था जब हमने इंग्लिश वाला किया था, तो इसमें आपका यही वाला ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन है ना, वीनिंग। जैसे वीनिंग फूड मतलब बच्चे को क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे दाल का पानी वगैरह पिलाना शुरू करते हैं, नारियल का पानी, दाल का पानी, है ना, फिर धीरे धीरे उसको थोड़ी खिचड़ी विचड़ी देना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से लिक्विड, फिर सेमी लिक्विड, फिर इसके बाद सॉलिड फूड। ठीक है, फिर है हमारा कि मामा, दादा या दीदी जैसे ध्वनि निकालने को भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रोना कहते हैं, कूजना कहते हैं, तुतलाना कहते हैं या संकेत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कहेंगे इसको बोलते हैं कूइंग, कूजना मतलब कूइंग। तो बच्चे की इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, कूइंग कहा जाता है। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की डैश जेनेटिक सूचनाएं स्थानांतरित करता है, यानी कि जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है कौन करता है, टेराटोजन या क्रोमोसोम्स या प्लेसेंटा या RH फैक्टर। तो जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है जिज्ञासा, यह डैश मनोभाव है। तो जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी कैसा भाव है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या मिक्स है या कोई नहीं है। तो आपकी जाहिर सी बात है पॉजिटिव है ये। ठीक, फिर है कि एल्बर्ट बेंड्यूरा ने ज्ञान सिद्धांत विकसित किया, यानी कि एल्बर्ट बेंड्यूरा ने लर्निंग थ्योरी दी थी या नहीं। तो ये बात सही है, गलत है, असंबंधित है या असंगत है। तो ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने लर्निंग थ्योरी दी थी एल्बर्ट बेंड्यूरा ने आपकी। ठीक है, फिर है कि बहाने बनाना या सच की जगह कोई स्वीकार्य कारण देना को कहते हैं, कि मतलब आप कोई बात को बहाना बनाओ, है ना, बहाना बनाओ या फिर उसकी जगह कोई ऐसा कारण दे दो कि जिससे लोग स्वीकार भी कर लें और कारण भी आपको दोष भी ना दे। तो उसमें क्या है कि सामाजिकरण है या यौक्तिकीकरण है या संरचना है या कोई नहीं है। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है यौक्तिकीकरण। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है खट्टे अंगूर प्रतिक्रिया, इसका यह विलोम है। ठीक है, खट्टे अंगूर जो बोलते हैं ना, अंगूर खट्टे वाली कहावत, तो ये क्या रचनात्मक नाटक है, यौक्तिकीकरण है या उदात्तीकरण है। तो इसमें भी यही होता है, बहाने बनाते हैं ना हम लोग, वही चीज़ बात देखिए, इसमें भी देखिए बहाना बनाए कह रहा है, तो यहाँ अंगूर खट्टे लिख दिया, तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन ही होगा, रैशनलाइजेशन करना। ठीक है, दो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका फ्रॉयड ने जो डिफेंस मैकेनिज्म दिया है, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन और इस तरह के उन्होंने 7-8 डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं। आप लेट्स लर्न वाले चैनल पे जाकर के हिमांशी मैम से पढ़ सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बता रखा है। और अभी आपका रैशनलाइजेशन से एक क्वेश्चन भी आया था, मतलब उसका ऑप्शन रैशनलाइजेशन ही था, आई थिंक TGT 2021 में आया था। तो डिफेंस मैकेनिज्म आप पढ़ लीजिए, जहाँ से भी आपको मिले कायदे से समझ के उसको एक बढ़िया से पढ़ लीजिए एकदम। फिर है कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब वे अपने जननेंद्रिय के बारे में अधिक रुचि दिखाते हैं, उस अवस्था को कहते हैं, कौन सी अवस्था कहते हैं। ये फ्रॉयड का क्वेश्चन है, जो फ्रॉयड की साइको एनालिटिकल थ्योरी है। तो मुख अवस्था कहते हैं या गुदावस्था कहते हैं, लिंग अवस्था कहते हैं, अव्यक्तता अवस्था कहते हैं। तो इसको बोलते हैं लिंग अवस्था, यानी कि लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। ठीक है, लेटेंसी स्टेज ही बोलते हैं, हाँ ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, फिर है कि जन्म के समय बच्चे की मांसपेशियों का वजन उसके वजन के डैश होता है, तो कितना होता है, 20 से 25%, 30 से 40%, लगभग 50 मतलब 50% या फिर 70%। तो बच्चे का जो ये होता है ये आपका 20 to 25% होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रसव प्रक्रिया के समय ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने से होता है एनोक्सिया,
अल्ट्रासाउंड, एमिनियोसेंटेसिस या फेटोस्कोपी। तो आपका इसमें जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही है, तो उसको बोलते हैं एनोक्सिया। ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन की परिवर्तन की प्रक्रिया जो अनुभव से अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, तो इसमें आपका शिक्षा प्राप्ति या फिर परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास या मोटर विकास। इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको बता दूं, इंग्लिश वाला मैंने पढ़ा है, उसमें ये सीधे ये पूछ रहे हैं कि आपके अनुभव के थ्रू जो आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब कि आपके एक्सपीरियंस के बेस पे जो परमानेंट चेंजेस हो रहे हैं आपके बिहेवियर में, उसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं लर्निंग, यानी कि शिक्षा प्राप्ति। ठीक है, आप सीख रहे हैं, वैसे तो इसका हिंदी होना चाहिए सीखना, लेकिन यहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्ति लिख रखा है। तो आपको ये बात पता है कि तो सीखना की डिफिनेशन ही यही है कि आपके अनुभव के आधार पर जो भी आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होना है, परमानेंट चेंजेस हो रहे हैं आपके बिहेवियर में, उसको हम लोग लर्निंग बोलते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाना तागे का ताना तागे पर सरकना या फिसलना या विलोमतः होना ही है, क्या कहते हैं इसको? हैंड फील, तागा फिसलन, बुनाई या कोई नहीं। तो इसमें सरकना या फिसलना क्वेश्चन में इधर रखा है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तागा फिसलन बोलते हैं इसको। ठीक, यार्न स्लिपिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यार्न स्लिपिंग। फिर है हमारा कि तागे का खिंचाव उष्मा के विन्यास से किया जाता है, पहला नायलॉन स्टिच तागा था, तो आपका विंटुक है या हेलानका है या बाइलोफ्ट है या कोई नहीं है। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हेलानका जो था आपका नायलॉन का पहला स्टिच तागा था। ठीक, फिर है कि ये सॉरी ये दोबारा रिपीट हो गया है और ये भी दोबारा रिपीट हो गया। अरे कितने रिपीट हो गए भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं, जीन पियाजे आ गए हैं। तो जीन पियाजे क्या बोल रहे हैं? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का निम्न चरण है। कौन कौन सा चरण है, कौन सा नहीं है? ठीक है, अब इसमें देखिए आपको क्रियाशीली चरण, आई थिंक ये कॉन्क्रीट की बात हो रही है, परिचालन पश्च चरण, सेंसरी मोटर अवधि, देखिए सेंसरी मोटर स्टेज तो है ये, और परिचालन अवस्था पश्च चरण, ये इसमें देखिए बिल्कुल शुद्ध हिंदी दे रखी है, तो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। इसमें मैं आपको बता दूं, पहला आपका ये सेंसरी मोटर होगा। ठीक है, परिचालन को आई थिंक फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं, बट वो उनकी 4th स्टेज है। मैं चारों स्टेज आपको बता दे रही हूँ, और इंग्लिश वाला देख करके मैं इसको कल अच्छे से बता दूंगी कौन सा इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो क्रियाशीली को आई थिंक अगर कॉन्क्रीट बोलते हैं, ये हिंदी दे रखी, हिंदी में बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं इसको कल आपको बता दूंगी दूसरे क्वेश्चन उसमें। ठीक है, लेकिन सेंसरी मोटर तो होगा ही होगा। तो इनकी 4 स्टेजेस हैं आपकी, सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरी इनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तीसरी है कॉन्क्रीट स्टेज, और आपकी 4th है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये 4 स्टेज हैं इनकी, इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं ये पूछ रहे हैं। तो निम्न चरण है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है सी ही होना चाहिए, अगर ये मान लो गलत हो, मतलब हिंदी का पता नहीं क्या दे रखा है, कल बताऊंगी, बात खत्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, कल करेंगे इसको। ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे। फिर है हमारा कि हमारी मूल ज़रूरतों को विभिन्न तरीकों से तृप्त कराने जो हमारे व्यक्तित्व का यथार्थवादी भाग होता है, वो क्या होता है? ईद होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है, या मातृत्व होता है? तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो यथार्थवादी का मतलब रियल करे, जो रियल पार्ट है हमारे पर्सनैलिटी का, वो इनमें से कौन सा है? तो जो आपका ईद है, ये आपके प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी खुशी के सिद्धांत पे काम करता है। वो ये कहता है कि जब जिस बच्चों के अंदर जब ईद रहता है, मतलब या बच्चों ने किसी के अंदर भी अगर मान लीजिए उसकी पर्सनैलिटी में ये ईद वाला अभी भी है ना, तो वो किसी भी चीज़ को क्या करेगा, उसको मतलब अभी चाहिए अभी चाहिए, मतलब उसको वो हर चीज़ को इसलिए करता है कि उसको खुशी मिलती है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। इसके बाद आपका जो लोग रियल प्रिंसिपल्स पे थोड़ा काम करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या करते हैं उनका, अब ईगो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है, ईगो क्या है, सबके अंदर एक वो होता है, और यही जो ईगो होता है यही हमारी पूरी पर्सनैलिटी को ड्राइव करने का काम करता है कि हम सही तरीके से, मतलब एक सच्चाई यथार्थवादी चीज़ें हम कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये आपकी जो है, ये भी आपका फ्रॉयड का है, फ्रॉयड ने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बताया है उससे ये आपका लिया गया है क्वेश्चन। फिर है कि LAD, यह इसका छोटा स्वरूप है। तो ये आपका जो LAD है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक वो है, टर्म है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट किसने दिया था? आपका नॉम चॉम्स्की के द्वारा ये टर्म दिया गया है, और इसका जो फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नॉम चॉम्स्की ने दिया था। इन्होंने इसको एक डिवाइस माना था, और इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर, बच्चा जब मतलब बाई बर्थ ही उसके अंदर ये डिवाइस होती है, इस डिवाइस का नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इससे बच्चा क्या करता है कि तरह तरह के वातावरण से, तरह तरह के माहौल से बच्चा जो है लैंग्वेज को मतलब अक्वायर करता है, और उससे बच्चा लैंग्वेज सीख जाता है। ठीक है, और एक यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी इन्होंने ही शायद करी थी। ठीक है, फिलहाल आते हैं इस पर। यौन परिपक्वता पूर्ण होने का समय है,
तरुडाई यानी कि प्यूबर्टी, किशोरावस्था यानी एडोलसेंस, लिंग अवस्था यानी लेटेंसी स्टेज की बात हो रही है, हाँ, और गुदावस्था। तो ये आपकी जो यौन परिपक्वता पूर्ण होने का समय है वो है आपकी एडोलसेंस, ठीक है, पूर्ण होने की बात हो रही है, इसलिए किशोरावस्था होगा। फिर है मनोवैश्लेषिक यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तावित किया। किसने किया? मैरी एनवर्क्स ने या बॉल्बी ने या पियाजे ने, यानी कि पीजेट को इन्होंने पियाजे बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर फ्रॉयड लिखा है। देखिए हिंदी कितनी गजब की, फ्रूड लिखा हुआ है, बताइए। तो ये आपकी दी है किसने? फ्रॉयड ने। ये जो फ्रूड लिखा है यही आपका आंसर, मनो विश्लेषणात्मक यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी इन्होंने दी थी। आप लोग बताना, फिर से बताना। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो अब आते हैं डैश, ये वाला क्वेश्चन। डैश मूल्य है, संतोष और पूर्णता का अनुभव और अगले भोजन से पहले भूख न लगना। तो ये क्या है? पिरामिड है, खाद्य समूह है, परितृप्ति है, आहार है। तो ये जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, परितृप्ति, ठीक है। परितृप्ति जो है आपका, ये ऐसा मूल्य है जो संतोष और पूर्णता का अनुभव कराता है। कब तक कराता है? जब तक अगले भोजन से पहले भूख न लग जाए आपको, समझ गए? तो ये आपका परितृप्ति आंसर होगा। फिर है, चलिए फिर नहीं, अब ये ऑप्शन हमारे मतलब सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आप लोगों ने इतना देर तक सुना देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल आप लोग आंसर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आंसर करते रहिए और बताते रहिए। और कल एक नीतू जी थी, उन्होंने आंसर भेजा था। तो नीतू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब कमेंट सेक्शन में मेंशन किया। इस तरीके से आप सभी लोग, अगर क्वेश्चन कोई गलत है या आपको डाउट लग रहा है तो आप एक बार बोल सकते हो कि मैम इसको क्लियर कर लीजिए, या आप लोग खुद ही मुझे बताओ। मैंने बोला है ना, यहाँ पे कोई अथॉरिटेरियन वाला काम नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है, यहाँ सब लर्नर है, सब लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो गलत आपसे भी हो सकता है, गलत मुझसे भी हो सकता है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी गलत ना हो, ठीक है, लेकिन गलतियाँ हर किसी से होती हैं। और कल ही मैंने आपको बताया, अगर हम गलती करते हैं तो हम एक चीज़ गलत करके हम चार सही चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप मतलब अपनी गलती को किस तरीके से ले रहे हैं और किस वे में ले रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करिए कि आप भी गलती करिए और सीखिए और मुझे भी सिखाइए। तो अब हम लोग फिर से मिलेंगे कल दूसरी वीडियो में। अगर मान लीजिए कल हो सकता है, अभी तो देखिए इधर भी फेस्टिवल का वो आ रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा बिजी, मतलब वैसे तो होंगी नहीं मैं, क्योंकि पढ़ना तो डेली का काम है। तो खाना खाने के लिए थोड़ी ना बिजी रहेंगे हम, दूसरी तरीके से पढ़ने के लिए भी हम बिजी नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से खाना खाने के लिए टाइम निकालेंगे वैसे थोड़ा हम लोग पढ़ने के लिए भी टाइम निकालेंगे। क्या है, 40 मिनट की वीडियो, 40 मिनट नहीं पढ़ेंगे, 40 मिनट की वीडियो नहीं बनेगी, 20 मिनट की बनेगी। 50 क्वेश्चन की जगह 25 ही करेंगे, ठीक है। बट मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगी, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, कोशिश करना मेरे हाथ में है। और कोशिश आप भी करिए, और कोशिश ही करते रहेंगे, तभी आपका जो आप चीज़ चाह रहे हैं वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे, ठीक है। और पहुँचना ही चाहिए। चलिए फिलहाल आज की वीडियो भी देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं, 27 मिनट की ही है। तो ये सब चीज़ें हैं, पढ़ते लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और लेट्स लर्न चैनल पे जा करके थ्योरीज़ को पढ़ लीजिए। थ्योरीज से क्वेश्चन बनते हैं। और उनके लिए कहूँगी, जो लोग जैसे नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ICR का नेट, मतलब ICR नेट पढ़ रहे हैं, या ह्यूमन डेवलपमेंट से PG वगैरह कर रहे हैं, या फिर आप PhD वगैरह के लिए भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह के लिए, या फिर आप क्या कहते हैं UPHSC का एग्ज़ाम, उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो आप सारी आपको लर्निंग थ्योरीज जितनी हैं आपको सभी पता होनी चाहिए कि किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई हैं और इनमें क्या क्या कहा गया है। तो ये लर्निंग थ्योरीज आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर होगा, और आपकी पर्सनैलिटी में भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि जब आप उसको पढ़ लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, मतलब उसको आप अपने लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। और जब हम चीज़ों को रिलेट करने लग जाते हैं ना, तब फिर बहुत ही आनंद आने लगता है सीखने में। फिर आप अपनी लर्निंग को इन्जॉय करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपनी लर्निंग इन्जॉयबल बनानी है, तो हर चीज़ को विद एक्सप्लेनेशन, विद लॉजिक, विद रीज़न अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। रिवीजन ज़रूर कीजिए। रिवीजन आपके लिए समझ लीजिए मल्टीविटामिन्स है, ठीक है। और मल्टीविटामिन्स आप ले करके जाएंगे एग्ज़ाम में, तो वहाँ आप तबीयत नहीं ख़राब होगी, ठीक है। आपके एग्ज़ाम की तबीयत नहीं ख़राब होगी, आप अपने एग्ज़ाम को सकुशल पूरा कर पाएंगे। और मेरी विश है कि आप लोग मतलब जो चीज़ चाह रहे हैं वो आपको ज़रूर मिले, और मिलती ही है, ठीक है। दोबारा से फिर कहूँगी कि परिश्रम अगर आप कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप ईमानदारी से परिश्रम करना है आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।